जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। नागपुर की दीक्षा भूमि के बाद मुंबई की चैत्य भूमि को मिला अ श्रेणी का दर्जा। राज्य सरकार की घोषणा के बाद लोगों ने रखी अपनी प्रतिक्रिया। परभनी में दिव्यांगों को सस्ता अनाज देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन। और भारुलता कामले का महाड़ में किया गया सत्कार। इंग्लैंड से महाड़ तक कार से तय किया सफर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लाखों बुद्ध अनुयायियों के श्रद्धा स्थान माने जाने वाले मुंबई की चैत्य भूमि को अ श्रेणी के तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल का दर्जा दिए जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। शुक्रवार को मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की। मुंबई की चैत्य भूमि को अ श्रेणी का दर्जा दिए जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया। शुक्रवार को मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि अंबेडकर जनता द्वारा कई वर्षों से चैत्य भूमि को क श्रेणी के तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिस पर राज्य सरकार ने आखिरकार मंजूरी दे दी। बुद्ध अनुयायियों के लिए चैत्य भूमि के लिए ये निर्णय लिया गया, जिसे खुशी की बात मानी जा रही है। अब चैत्य भूमि परिसर का भी विकास तेजी से किया जा सकता है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा नागपुर के दीक्षा भूमि को अ श्रेणी के तीर्थ स्थल और पर्यटन का दर्जा देने का निर्णय लिया जा चुका है, जिसके बाद अब मुंबई के चैत्य भूमि को ये दर्जा देकर राज्य सरकार ने अम्बेडकरवादी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा चैत्य भूमि को अ श्रेणी का दर्जा दिए जाने की घोषणा के बाद देश भर से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इस विषय पर मुंबई से भी कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। जय भीम, मैं यामिनी यशवंत जाधव, शिवसेना नगर सेविका और बाजार उद्यान समिति अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगी कि भगवान गौतम बुद्ध हमारा जीवन है, और अगर कोई साहस होगा तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ही ये 60वीं महापरिनिर्वाण दिन है। इस महान परिनिर्वाण दिन के दिन पर मैं बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी। जहाँ तक के महानगर पालिका का सवाल है, यहाँ पे दी गई सुविधाओं का सवाल है, मैं यहाँ पे गर्व से कहना चाहूँगी और महानगर पालिका का बहुत आभार कहना चाहूँगी, क्योंकि एक यही व्यक्ति है, इनके लिए महानगर पालिका इनके महापरिनिर्वाण दिन के दिन लिए एक विशेष बैठक लेती है। पूरे जो बम्बई में या फिर महाराष्ट्र में, मुंबई में और महाराष्ट्र में जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, इनको यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है, और जो सुविधा महानगर पालिका के तौर पे दिए जाते हैं या जो महानगर पालिका से अपेक्षित है, इनका मुआवजा लिया जाता है, उसके बाद ही सारी सुविधा लोगों को दी जाती है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, महानगर पालिका का मैं हिस्सा हूँ एक, और यहाँ पे आने वाले करोड़ों अनुयायी, इनको जो सुविधाएं रहती है, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस तरह का प्रोविजन महानगर पालिका पूरे तौर पे करती है। इससे आगे जाके ये दिन के लिए खास महानगर पालिका ने एक बजट सैंक्शन किया है। कई लोगों ने, कल मैं शिवाजी पार्क पे गई थी, मैं वहाँ पे जो काम चल रहा है महानगर पालिका का, जो सुविधा उपलब्ध करने के तौर पे प्रायोरिटी बेसिस पे काम चल रहा है, उसका मुआयना लेने के लिए मैं गई थी। तो मुझे कई लोगों ने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि ये जो बजट में तरतूद की जाती है, ये थोड़ी और अगर बढ़ेगी तो सुविधाएं और ज़्यादा अच्छी दी जाएंगी। मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं सब पहले महाराष्ट्र की सरकार का यहाँ पर अभिनंदन करूँगा और उनको यही उनका शुभचिंतन करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज करोड़ों दलितों की ये भावनाएं थी कि चैत्य भूमि को कम से कम क दर्जा, जिसको बोलते हैं सी दर्जा, उसका वो दर्जा मिले तीर्थ स्थल का। और महाराष्ट्र में जो युति शासन है, युति शासन ने आज क जो लोगों की मांग थी क दर्जा की, तो क दर्जा नहीं बल्कि अ दर्जा दिया है।
और दर्जा देके आज ये चैत्य भूमि को जो तीर्थस्थल और पर्यटन स्थल घोषित किया है। मैं इस घोषणा का और इस काम का वजह से महाराष्ट्र शासन का पूरा अभिनंदन करूंगा। और आपने करोड़ों दलितों का पिछड़े वर्ग का आपने पूरा आज विश्वास जीत लिया है कि जिनके प्रति बाबा साहब एक देवता के समान है, और आज इस देवता को आपने ये जो दर्जा दिया है, बहुत अच्छा काम आपने किया। और मुझे पूरा यकीन है महाराष्ट्र शासन सिर्फ दर्जा का पर्यटन स्थल और तीर्थस्थल घोषित करके ही चुप नहीं रहेगा, बल्कि आगे चलकर ये जो चैत्य भूमि का जो आवार है, चैत्य भूमि का जो ये जो जगह है, ये पूरा वहाँ का सुशोभीकरण जो करना है वो ज़रूर होगा। और सुशोभीकरण करने के साथ में ही यहाँ पर बहुत सारे लोग, जो करोड़ों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं पूरे साल भर में, और ख़ास करके आज ये 60वां महापरिनिर्वाण दिन इस साल बाबा साहब का है, और उन्हें अभिवादन करने के लिए पूरे भारत देश से सभी बाबा साहब के चाहते यहाँ पर आएंगे। और उनको समझ के ये बहुत खुशी होगी कि आज महाराष्ट्र शासन ने बहुत बड़ा ये कदम उठाया है। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने जो चैत्य भूमि को दर्जा दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। ये बात ख्याल में रखनी चाहिए कि चैत्य भूमि सरकार के पैसे से बनाई नहीं हुई है। चैत्य भूमि प्राइवेट है, उनके सुपुत्र भैया साहब अम्बेडकर ने बनवाई है। और वो चैत्य भूमि पर आज उनके पत्नी मीराबाई अम्बेडकर और उनके बेटे प्रकाश अम्बेडकर का अधिकार है। अगर सरकार को उसकी सुविधा देनी है, जो कुछ देना है सरकार के माध्यम से, वो देते हुए इनका अधिकार छीन न लिया जाए। इनकी पहली ये कर दिए, उसके साथ उसका करो, उसके साथ कर दीजिए। उनको आबादित रखते हुए अगर सरकार ने वो ये कर दिया, तो वो जो परिवार है वो विस्कित हो जाएगा। उसके लिए उसको कीजिए। और वो चैत्य भूमि पर खाली चैत्य भूमि नहीं है, खाली लोग आते जाते नहीं है, तो वो चैत्य भूमि पर बौद्धों के संस्कार पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। बौद्धाचार्यों का शिविर, श्रामणेरों का शिविर, महिला शिविर। आज जो चैत्य भूमि में लाखों लोग आ रहे हैं, ये चैत्य भूमि से लिखकर पढ़कर निकले हुए लोगों के प्रचार प्रसार के वजह से आए हैं। ये दूसरे ट्रेनिंग सेंटर है, तो वो ट्रेनिंग सेंटर अच्छा बनाने के लिए सरकार ने जो सुविधा करनी है वो कर दीजिए। मैं उनको बधाई देता हूँ। और अम्बेडकर परिवार को वहाँ पर उनका अधिकार आबादित रखते हुए, उनको किसी भी किस्म की केस नहीं लगते हुए। और मैं ये 2012 की बात आपको बताता हूँ। 2012 के जब चैत्य भूमि दीक्षित हिंदू मिल की जो बात आई है, तो वहाँ पर बाला साहब अम्बेडकर ने वो जब भी कहा था, सरकार ने हिंदू मिल में जो कुछ बनाना है बना दो। चैत्य भूमि मेरे पिताजी ने बनवाई है, और वो चैत्य भूमि का विकास मैं खुद करूँगा, जनते के पैसे से करूँगा, लोगों के पैसे के ऊपर से करूँगा। इतना मैं कहते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज जो ऐलान किया है कि चैत्य भूमि को अश्रेणी बहाल की गई है, उसका मैं तहे दिल से तमाम भारतीय नागरिकों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चैत्य भूमि वो पावन स्थल है जहाँ हमारे सबके आदर्श महामानव डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इनके अंतिम संस्कार हुए थे। चैत्य भूमि एक प्रतीक है ज्ञान का। भारत में अनेक ऐसे स्थल हैं जिनको अदर्जा मिला है। कुछ स्थान है जो सौंदर्य के प्रतीक है, कुछ स्थान है जो धार्मिक प्रतीक है, कुछ स्थान है जो शैक्षणिक प्रतीक है। लेकिन चैत्य भूमि बाबा साहब के अंतिम स्थान होने की वजह से एक ज्ञान के प्रतीक के माध्यम से उभर के आना चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है। आज महामहिम पंतप्रधान जी ने जो नोट में बदलाव लाए हैं, उस उपलब्धि पे मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो बाबा साहब की प्रॉब्लम ऑफ रूपी यह किताब खरीदना चाहते हैं, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद ग्रांट रोड स्थित जो गवर्नमेंट प्रेस है वहाँ पर भी उसकी कापियाँ उपलब्ध नहीं है। अधिक जानकारी से पता चलता है कि वहाँ गवर्नमेंट का फंड अधूरा होने की वजह से वो कॉपी उपलब्ध नहीं हो रही है। तो आज मैं इस अवसर पे अपनी ये मंशा जाहिर करना चाहता हूँ कि
बाबा साहब की जो अनेक उपलब्धियां है जो लिखित स्वरूप में है, उनकी अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रतियां बाहर आ नहीं रही है। तो आज जो टेक्नोलॉजी आगे उभर के आ रही है, तो PDF के माध्यम से जितनी भी बाबा साहब की लेखनी की उपलब्धियां है वो एक डाटा में शेयर की जाए, और जो चैत्य भूमि में जो प्रस्तावित इंदु मिल का स्मारक है वहाँ पे ऐसी उपलब्धि की जाए कि वहाँ जो आने वाले जो बाबा साहब के अनुयायी है, जो साल में आते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको भी आगे चल के बाबा साहब जैसे बनना है, वो अपने माध्यम से जितनी भी किताबें वहाँ जुटाने चाहते हैं जुटा पाते हैं। लेकिन अगर आज शासन ने दर्जा दे दिया है तो वहाँ पे कुछ ऐसी उपलब्धि की जाए कि बाबा साहब का समग्र वाङ्मय जो लिखित स्वरूप में है वो PDF के माध्यम से इजीली भारत के या विदेश के हर नागरिक के लिए ट्रांसफरेबल हो जाए। जय भीम। बोलो। मी रमेश सोनवणे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र SC, मैं रमेश सोनवणे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र SC ST OBC एम्प्लॉइज एसोसिएशन वर्किंग प्रेसिडेंट। अभी जो मुख्यमंत्री ने चैत्य भूमि को एक श्रेणी का दर्जा दिया है, उसका हम हमारे एसोसिएशन के तरफ से अभिनंदन कर रहे हैं। मैं पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिनका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि जिन्होंने चैत्य भूमि को दर्जा दिया है। पहले तो जय भीम। पहले तो मैं अपना स्वागत करता हूँ कि माननीय देवेंद्र फडणवीस ने जो ऐलान किया है, जो निर्णय लिया है कि चैत्य भूमि की दर्जे का जो दर्जा दिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। दूसरी ये बात है कि जो दर्जे का जो दिया है, जो सुख सुविधा है वो सब लोगों को मिलना चाहिए, और हमारे 6 दिसंबर को जो लोग आते हैं तो उनकी सुविधा जो मूलभूत सुविधा वो मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत भीड़ से लोग आते हैं लेकिन उनको मूलभूत जो सुविधा है वो मिलती नहीं है। दूसरा है कि दर्जे का जो ऐलान किया है उसके अंदर मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ा लाइब्रेरी वाचनालय वहाँ पे होना मांगता है। और दूसरी बात ये कि अभी जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले में गवर्नमेंट 2 करोड़ अराउंड ऐसा पैसे देती है, लेकिन हमारे चैत्य भूमि के लिए 6 दिसंबर के लिए ओनली 25,000 रुपये देती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मायना है। दीक्षा भूमि के बाद मुंबई की चैत्य भूमि को अश्रेणी का दर्जा दिए जाने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। विधायक मिलिंद माने और नागपुर विद्यापीठ के अंबेडकर विचारधारा प्रमुख प्रदीप आगलावे ने हमें फोन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये तो बहुत पुरानी मांग थी और ये मांग महाराष्ट्र शासन ने पूरी की, इसलिए महाराष्ट्र शासन के सभी लोग आभारी हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चैत्य भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का जो प्लान है, तो वो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक जमीन के बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि वो क्लियर नहीं हुई। तो हमारा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का जो स्मारक है वो बनाने के संदर्भ में महाराष्ट्र शासन ने प्रयास करना चाहिए, और अभी इस 6 दिसंबर से ही वो काम चालू होना चाहिए। तो वो जो महत्वपूर्ण है वो काम नहीं किया, इसलिए महाराष्ट्र शासन के जो प्रयास है, मुझे लगता है ये प्रयास सही मायने में योग्य दिशा से नहीं, योग्य दिशा से काम नहीं करे ख्याल में आता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि चैत्य भूमि पर पूरे महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर से भी लाखों लोग आते हैं, तो उसके संदर्भ में जो व्यवस्था वहाँ होना चाहिए, महानगर पालिका और बाकी जो सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो वहाँ सभी सुविधाएं जो होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है, और उसके कारण काफी लोगों को तकलीफ होती है। तो उस संदर्भ में भी सरकार ने इसके बारे में प्रयास करना चाहिए। केवल घोषणा करके सरकार ने नहीं रोकना चाहिए, बल्कि आने वाले जो लोग हैं, जो पूरे देश से लाखों लोग आते हैं, उनके संदर्भ में जो सुविधा है वो सुविधा की पूर्ति करने का काम सरकार ने करना चाहिए। ऐसी मेरी नहीं तो पूरे बौद्ध लोगों की मांग है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जहाँ पर अंत विधि हुआ था वह चैत्य भूमि को महाराष्ट्र शासन ने जो अदर्जा दिया है, ये निर्णय से मैं स्वयं उत्तर नागपुर का विधायक डॉक्टर मिलिंद माने बहुत अत्यानंदित हूँ और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये जो कदम उठाया है। ये दर्जा मिलने के कारण चैत्य भूमि का विकास हो सकेगा। चैत्य भूमि के आसपास की जगह जो है जो कम गिरती है उसका भी अच्छी तरह से प्लानिंग और विकास होगा और इस कारण से सभी अम्बेडकरी समाज के अंदर में एक अच्छा वातावरण निर्माण हुआ है। वैसे तो इस सरकार ने, केंद्र के सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों के प्रति काफ़ी सजग है और उन्होंने कई अच्छे निर्णय उन्होंने लिए हैं और ये भी निर्णय जो लिया है सचमुच ये सरकार और राज्य के दोनों भी सरकार धन्यवाद के लिए प्राप्त है। पहले कई सरकार 60 वर्ष में आके गए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति हिंदू मिल का स्मारक हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का लंदन वाला घर हो, दिल्ली वाला भी जो उनका आखिरी महापरिनिर्वाण हुआ था वो स्थल हो, साथ में चैत्य भूमि हो, अम्बावडे बस्ती हो और ये सभी जो निर्णय दीक्षा भूमि नागपुर का हो, बुद्धिस्ट सर्किल हो, ऐसे अनगिनत निर्णय महाराष्ट्र सरकार अम्बेडकर मूवमेंट के लिए जो लोग काम कर रहे थे उसके उन्नति से या उन्होंने स्वयं लिए हुए हैं। इसके लिए बौद्ध समाज में इस सरकार के प्रति आदर एवं सम्मान निर्माण जरूर हुआ है। सक्षम दिव्यांग संगठन की ओर से दिव्यांग बचत गट को सस्ते दरों में धान्य वितरित किया जाए, बीपीएल कार्ड सभी को दिए जाए, ऐसी कई मांगों को लेकर परभनी में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया जा रहा है। स्वस्थ धान्य दुकानों में वितरित किया जाए, बीपीएल कार्ड सभी को दिए जाए, ऐसी कई मांगों को लेकर सक्षम दिव्यांग संगठन की ओर से दिव्यांगों ने आंदोलन किया। ग्रामीण भागातील बहुतांश आमचे अपंग बांधव आणि भगिनी या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहेत। आपल्याला सगळ्याला माहिती उपोषणाला बसणं म्हणजे काय, कुणाचा काय आवडीचा भाग नसतो, परंतु या अपंगाची एकच मागणी होत्या किंवा जे काय आम्ही बीपीएलचं रॅशन कार्ड मिळावं म्हणून आमच्या लोकांनी कित्येक दिवसापूर्वी तहसीलला अर्ज केलेले आहेत, परंतु 2 वर्षापासून तो अर्ज निघाले नाहीत। त्याच्यानंतर दुसरा विषय असा आहे की एक दुकान आमचं अपंगाचं रेशन दुकान रिक्त आहे। आमचं म्हणणं शासनाचा आदेश आहे की त्याच्यामध्ये अपंगाचा प्राधान्याने विचार करावा, ते आमच्या दुकान बचत गटाला मिळालं पाहिजे। तिसरा विषय महत्त्वाचा असा आहे की 21,008 संजय गांधी निराधारची 21/8 ही जी कालबाह्य झालेली अट आहे ती उत्पन्नाची अट तात्काळ रद्द करावी। ती अट रद्द केल्यास जेणेकरून आमच्या सगळ्या या अपंगांना त्याच्यामध्ये मानधन मिळण्यास सोयीचं होणार आहे। अशा विविध मागण्यासाठी गेल्या 2-3 वर्षापासून आमचे माणसं संघर्ष करत आहेत, परंतु प्रशासन मात्र लक्ष द्यायला तयार नाही। आज 1 तारखेपासून आम्ही सगळे माणसं व्यथित होऊन उपोषणाचा मार्ग स्वीकारलेला आहे आणि 3 तारखेला जागतिक अपंग दिन आहे। सगळा समाज जागतिक अपंग दिन साजरा करणार, परंतु अपंगाच्या प्रश्नाकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणार। ये आंदोलन परभनी में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग शामिल थे। इंग्लैंड से महाड़ और अन्य कई देशों में 32,000 किलोमीटर कार से प्रवास कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली भारुलता कामले, इनका सत्कार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था पुणे की ओर से महाड़ में किया गया। रायगढ़ जिले के महाड़ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था पुणे की ओर से भारुलता कामले, इनका सत्कार किया गया। भारुलता इन्होंने इंग्लैंड से महाड़ यानी 32,000 किलोमीटर की यात्रा कार से तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनकी इसी कामगिरी को देखते हुए उनका सत्कार महाड़ में एक कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले मौजूद थे। निश्चित ही हम भारतीय करके
और सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है ये कि लंदन से लेके महाराष्ट्र तक का जो प्रवास है, 32,000 किलोमीटर का प्रवास एक महिला अगर करती है तो ये निश्चित ही मुझे लगता है ये बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके लिए जो धाड़स, वो जिद और वो जिज्ञासा की जो बात है, जो करेज चाहिए, तो निश्चित ही उन्होंने साबित कर दिया और ये भारतीय महिला ने किया है। मैं भानुलता कांबळे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दुनिया की ऐसी 100 महिलाएं जो इतना एडवेंचरस करते हैं, उनमें उनका जो नाम सम्मिलित हो रहा है, तो मुझे लगता है हम सबके लिए ये डॉक्टर बाबा साहब के 125वीं जयंती के वर्ष में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आदरणीय मोदी जी के अभियान के लिए ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। निश्चित ही हम सब उनका बहुत मन से उनको धन्यवाद देते हैं। रामटेक शहर के प्रभाग क्रमांक 8 में गंदगी का आलम छाया है। इस प्रभाग में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, जिस कारण यहां से नागरिकों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारे प्रतिनिधि ने इस परिसर का जायजा लिया और समस्याओं को जाना। रामटेक शहर के प्रभाग क्रमांक 8 में गंदगी का आलम छाया है। इस वार्ड में ना तो रास्ते बनाए गए हैं और ना ही यहाँ की नालियों की सफाई की जाती है, जिस कारण कई समस्याओं से नागरिकों को जूझना पड़ रहा है। नागरिकों को होने वाली इस समस्या का जायजा हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे इन्होंने लिया। स्थानिक नगर परिषद के चुनाव जिस तरह से बुगुल फूक चुका है और रामटेक नगर परिषद के चुनाव का कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर चुनाव होने वाला है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इस रामटेक नगर परिषद में देखा जा रहा है कि कई सालों से शिवसेना यहाँ पर सत्ता में होने के बावजूद भी यहाँ के नागरिकों का कहीं भी परेशानियों का सामना करने पड़ा है। हम लोग भाग क्रमांक 8 में है, जहाँ पर इस वार्ड से यहाँ के नगर अध्यक्ष नलिनी चौधरी यहाँ पर अभी नगर अध्यक्ष के यहाँ पर पद पर नियुक्त है और उन्हीं के वार्ड पर हम लोग खड़े हैं। उन्हीं के साथ में उन्हीं के वार्ड के नागरिकों से हम लोग जानेंगे वो कौन सी समस्याओं से जूझ रहे, क्या समस्या है उनकी। तो जिस तरह से आप बताया जा रहा है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है, 15 साल से सरकार यहाँ पर नगर परिषद में है, क्या परेशानियों से आप जूझ रहे? आपके जिस तरह से नगर सेवक इस वार्ड के हैं, जो यहाँ के नगर अध्यक्ष नलिनी चौधरी ताई है, क्या आप उनसे समस्याओं को उनका उद्गार नहीं किया है? बहुत बार नगर पालिका में जा चुके हैं हम समस्या लेके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ताई, क्या आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से पानी की समस्या है, घर टैक्स की समस्या, नालियों की समस्या है, डेंगू के मच्छर होते हैं, इस तरह की समस्याओं पर निवारण नहीं है? यहाँ की जो शिवसेना की यहाँ नगर परिषद में जो सरकार बैठी है, कई 15 साल से यहाँ राज कर रही है, लेकिन आपकी समस्याओं को कहीं भी ध्यान नहीं दे रहे, आपका क्या कहना है? कोई फायदा नहीं है, वो हमारे वार्ड में मेंबर है नहीं है, हमको कोई दिखता नहीं यहाँ पे। और पानी की समस्या है, सब वो नाली साफ नहीं करते हैं अभी, जब से आए तब से। और घर टैक्स अभी कैसे हम बना रहे कैसे नहीं वो नहीं देखते, बिल्डिंग बन रही वो उनको दिखता है। और वो टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स तो बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे बना रही वो नहीं, उनको कोई लेना देना। ताई, आप बताइए कि जिस तरह से छोटे बच्चे हैं और नाली की समस्या है, डेंगू के बहुत बड़े मच्छर यहाँ पर उत्पादन होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां होती है, इस तरह की चीजों के लिए नगर परिषद अवगत नहीं है या नगर परिषद इस चीजों का काम नहीं किया? जिस तरह के घरकुल की हमने देखे कि वहाँ पे घरकुल के दरवाजे से और उसमें खिड़कियां नहीं है, तो इस तरह की समस्या से किस तरह से आप जूझ रहे? हाँ, यहाँ पे नालियाँ वगैरह कुछ साफ नहीं होते, महीने के महीने कोई आता नहीं और कोई दिखता नहीं। यहाँ पे वार्ड मेंबर भी आके देखते नहीं, कुछ नहीं। बस इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ ये रोड का खुद काम होता है, रोड फोड़ते हैं। जब भी इलेक्शन आता है हर साल का यही है, अच्छा रोड खराब करके रखते हैं, पाइप वाइप डालते हैं, लेकिन कुछ नल भी नहीं आते और नाले भी अच्छे हर महीने के महीने साफ सुथरा साफ भी नहीं करते। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको यहाँ नगर परिषद के चुनाव में, क्या आपको सत्ता परिवर्तन चाहिए? क्या कहेंगे इस बारे में? अभी सत्ता परिवर्तन ही होगा, क्योंकि ये लोग करते नहीं है, कुछ काम नहीं करते, बोलने से भी नहीं करते। शिवसेना कुछ भी नहीं कर रही है, हमारे यहाँ का मेंबर जो है वो भी कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे इतनी मिट्टी वगैरह है पर वो साफ नहीं करती और कुछ भी नहीं। मेरे घर के सामने कितना है, पैसे दें साफ के लिए। अभी तक देखा जा रहा है कि इस वार्ड में जिस तरह से लोगों की समस्याओं का यहाँ पर जो नगर परिषद की शिवसेना से जो 15 साल से कब्जा कर रही है, वो कहीं भी लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं कर रही है। देखा जा रहा है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। आने वाले समय में किस और करवटें बदल
बदलती है और नगर परिषद का किस पक्ष का यहाँ पर नगर अध्यक्ष और मेंबर चुनकर आते ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन मोहन के साथ में मैं शैलेश डोरे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, रामटेक। मुंबई उच्च न्यायालय का खंडपीठ कोल्हापुर में हो, इस मांग को लेकर कोल्हापुर न्यायालय के सामने वकील संगठन ने श्रृंखलाबद्ध आंदोलन किया, जिसमें कोल्हापुर, सांगली, सातारा और रत्नागिरी इन 4 जिलों के वकील का समावेश है। मुंबई उच्च न्यायालय का खंडपीठ कोल्हापुर शहर में हो, इस मांग को लेकर कोल्हापुर न्यायालय के सामने कृषि समिति की ओर से वकील साखड़ी आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में कोल्हापुर, सातारा, रत्नागिरी और सांगली इन दलितों के वकीलों का समावेश है। शासनानं लवकरात लवकर जर या आंदोलनाकडे लक्ष दिलं नाही आणि मागणीची पूर्तता केली नाही तर या आंदोलनाचे पुढील टप्पेसुद्धा केले जातील, जसे रस्ता रोको केला जाईल किंवा इतर काही तीव्र आंदोलन छेडण्याची आम्ही निर्धार केलेला आहे। इस मांग को लेकर कई दफा वकीलों ने आंदोलन किए और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनसे भी चर्चा की, लेकिन इन्होंने इन मुद्दों को लेकर सिर्फ आश्वासन ही दिए और इस पर कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया। इस कारण आज वकील आंदोलन पर बैठे हैं। एट्रोसिटी एक्ट को कठोर बनाया जाए, इस मांग को लेकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की ओर से चंद्रपुर में एकता रैली निकाली गई। ऑल इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय बाम्बोले इनके मार्गदर्शन में रैली निकाली गई। पूरे महाराष्ट्र में एट्रोसिटी एक्ट को कठोर बनाने की मांग को लेकर मोर्चे निकाले जा रहे हैं। चंद्रपुर शहर में भी इस मांग को लेकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की ओर से रैली निकाली गई। ये रैली इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय बाम्बोले के मार्गदर्शन में निकाली गई। अंबेडकर चौक स्थित अंबेडकर पुतले से दोपहर 1 बजे रैली की शुरुआत हुई, जो जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची, जहां एट्रोसिटी कानून कड़ा बनाने, अनुसूचित जाति को आत्मरक्षण का अधिकार देने जैसी कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। मैं विनय बाम्बोले ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नेतृत्व करते हुए गढ़चिरौली से लेकर हम बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला चंद्रपुर शहर में एक विराट रैली लेकर आए और वहां से पदयात्रा करते हुए हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय चंद्रपुर पर हम लोगों ने ये विराट रैली को लेकर आए हैं। हमारी मांगे ऐसी है कि एट्रोसिटी कानून, जो एट्रोसिटी कानून है उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, उसको मजबूत करने के लिए, उसको अधिक कठोर करने के लिए हमने ये रैली का प्रयोजन किया है। हमारी डिमांड ऐसी है कि इस कानून में ऑन द ग्राउंड आप केवल इसी कारण से ये जो शब्द प्रयोग है इसे कम किया जाए, इससे कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। कन्विक्शन रेट अगर बढ़ता है तो अनुसूचित जाति और जमातियाँ ये सुरक्षित महसूस करेंगी। दूसरी ऐसी बात है कि एक साल में अगर 46,000 एट्रोसिटीज़ अगर दलितों पर, अनुसूचित जातियों पर अगर होती है, अनुसूचित जमातियों पे ऊपर अगर होती है, तो हमें शासन सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ये हमारा आरोप है। इसलिए हमने क्या किया कि हमारी डिमांड ऐसी है कि 1995 के कानून के अंतर्गत, इसी कानून के अंतर्गत 1995 में ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जमातियों को उनकी सुरक्षा और मालमत्ता की सुरक्षा हेतु उन्हें शस्त्र का परवाना लाइसेंस दिया जाए। तो हमारी डिमांड ये है कि अभी हमें भी शस्त्र बंदूक का परवाना शासन ने देना चाहिए, क्योंकि शासन हमें सुरक्षा नहीं दे सकती। ये अभी हमारी समझ, हमारी सोच बन चुकी है, इसलिए हमने ये विराट रैली का प्रयोजन किया। जय भीम। अभी अगला आंदोलन हमारा ये है कि हम नागपुर में हमारी जितने भी जनप्रतिनिधि है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के रिजर्व सीट्स पर जो भी उम्मीदवार चुनकर आए हैं, इन सभी उम्मीदवारों का हम एक सम्मेलन ले रहे हैं नागपुर में। नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कोराडी पावर प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण कोराडी में 80% युवा वर्ग आज भी बेरोजगार है। नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कोराडी पावर प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये पावर प्लांट महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री इनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। कई दफा इस समस्या को लेकर स्थानीय युवा वर्ग ने ऊर्जा मंत्री को गुहार लगाई, फिर भी इस समस्या पर ऊर्जा मंत्री ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिस कारण आज कोराडी में 80% युवा वर्ग बेरोजगार है। इस पर युवा वर्ग का कहना है कि हमें पावर प्लांट में नौकरी नहीं दी जाती है, तो हम आने वाले समय में धरना आंदोलन करेंगे।
मामला ऐसा है कि अपने यहाँ के कोराडी के पालक मंत्री रहने के बाद भी यहाँ स्थानिक लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और 80% आरक्षण है यहाँ स्थानिक लोगों को, तो भी यहाँ पे आरक्षण नहीं दे रहे हमको और दलित लोगों के साथ पे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम पत्र पे पत्र दे रहे हैं मुख्यमंत्री पालक मंत्री को देने के बाद भी हमको इसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे और हमारे साथ मीटिंग नहीं लगाते। नेता बड़े बड़े नेता आते हैं, उनकी मीटिंग बराबर लगाते हैं और हमारे दलित के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। दलित समाज के साथ बहुत बड़ी मनोबली चल रही है। पहले बाबा साहब का बैनर फाड़े 14 अप्रैल के पहले 2 दिन का पहले, हाँ, उसके बाद दलित समाज पे अत्याचार, स्थानिक लोगों को बोल रहे हैं कि तुमको रोजगार नहीं मिल रहा दलित लोगों पे। हाँ, ये दलित लोगों पे बहुत बड़ा अत्याचार है। जब महाराष्ट्र में बीजेपी की शासन बैठी है, सरकार बैठी है, उसके बाद हमारे दलितों पे कितने तो भी कांड हो गए हैं। कहीं शेगांव शिरडी में, तो कोई कोराडी में, तो कहीं वर्धा में ये ऐसा प्रकरण चालू है। बीजेपी का षड्यंत्र है, दलित लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। नांदेड़ के विशाखा बुद्ध विहार लेबर कॉलोनी के प्रांगण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि महामानववास इस महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही शहर के 40 से ज़्यादा कवि अपनी रचनाएं पेश करेंगे, जिसके बारे में जानकारी दी गई। नांदेड़ से हूँ। हमारे विशाखा बुद्ध विहार और नवयुवक मंडल की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन पर यहाँ पर गए साल से यहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। शहर के करीब हम 40 कवि इसमें सहभागी होते हैं और शाम में 6 बजे से शुरुआत होने के बाद रात के 12 बजे तक ये कवि सम्मेलन चालू रहता है और बाबा साहब अम्बेडकर को रात में अभिवादन किया जाता है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से चंद्रपुर शहर में बाल विकास महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह जिला क्रीड़ा संकुल सिविल लाइंस में आयोजित कर विजेता छात्रों को पुरस्कार का वितरण किया गया। हमारे यहाँ महिला बाल विकास विभाग की ओर से हर साल बाल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये बाल महोत्सव चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है और जो बालगृह के अंदर बच्चे रहते हैं, जो अनाथ है, निराश्रित है, निराधार है, जो जिनके माँ बाप नहीं है, जो फैमिली में नहीं रहते हैं, वो बच्चे हमारे पास संस्था में रहते हैं। उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए या मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए ये स्पर्धा का आयोजन करते हैं। इसमें हमारे बच्चे, बालगृह के बच्चे और दूसरे स्कूल के भी बच्चे इनमें आते हैं। तो हमारे बच्चों के साथ और स्कूल के बच्चों के साथ मेलजोल होता है, एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ मेलजोल होकर खेलते हैं। तो उनमें एक कौशल निर्माण होता है और उनको लगता है कि हमारी दुनिया और बाकी बच्चों की दुनिया सरीकी है, तो उनके व्यक्तित्व में एक विकास का माध्यम मिलता है। इसलिए ये बाल महोत्सव का हर साल आयोजन किया जाता है। हम लोग अपील करते हैं कि ऐसे यदि प्रोग्राम होते हैं तो हमारे बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए वो आना चाहिए, हमारे बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए और जो भी हमारा उनका जो सहयोग है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमारे बच्चों के विकास के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। विकास विभाग की ओर से इनको रहने की सुविधा मिलती है, भोजन की सुविधा मिलती है और जो शिक्षा की भी सुविधा मिलती है। 6 से 18 साल के बच्चे यहाँ रहते हैं और जो स्कूली बच्चे वो रेगुलर स्कूल में जाते हैं, उनको और जो भी उनका व्यक्तित्व विकास में जो चीज़ें चाहिए वो सभी बालगृह के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से दिया जाता है। बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील के अंतर्गत आने वाले उकली ग्राम पंचायत के शासकीय कार्यों में हुए घोटाले पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर मेहकर तहसील कार्यालय के सामने कमल सोनू ने और सुरेश सोनू ने आमरण उपोषण कर रहे हैं। बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील के अंतर्गत आने वाले उकली ग्राम पंचायत में शासकीय कार्यों में हुए घोटाले पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उकली में रोजगार हमी योजना अंतर्गत जो सड़कें बनाई गई है उसकी जांच की जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर कमल सोनू ने और सुरेश सोनू ने आमरण उपोषण पर बैठे हैं। सुरेश प्रहलादराव सोनवणे, राहणार उकली, माजी सरपंच तथा कृषी भूषण महाराष्ट्र राज्य। आमच्या गावामध्ये अनेक प्रकारच्या विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्या असून शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजना चालू आहेत। त्या योजनामध्ये महाजर योजनेमध्ये अनेक पद्धतीने विविध प्रकार झालेले आहेत। शासनाला तशाच प्रकारचे भूखंड घोटाळा झालेला आहे। त्याचप्रमाणे
आमच्या भागामध्ये शेतरस्ते झालेले आहेत. शेतरस्तेसुद्धा त्याच्यामध्ये सुद्धा अतिशय भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि कामंही दुय्यम दर्जाची झालेली आहेत. हे सर्व काही करत असताना विविध समस्याचं निराकरण करण्यासाठी आम्ही शासनाकडे मागण्या केल्या, निवेदनं दिली, परंतु कोणत्याही प्रकारची शासनाने त्यावर तत्पर कारवाई केली नसल्यामुळे आम्ही दोघं पती पत्नी उपोषणाला बसलेलो आहोत. त्यामध्ये उकळी येथे गट नंबर 49 हा भूखंड असून तो भूखंड 6 हेक्टर 76 आर जमीन आहे. 6 हेक्टर 76 आरमधून 1 आर देवीच्या मंदिरासाठी देण्यात आला, 20 आर जमीन स्मशानभूमीसाठी देण्यात आली, 87 आर जमीन गाववाडीसाठी देण्यात आली आणि 5 हेक्टर 68 आर जमीन ही रिकामी आहे. ती पूर्ण संस्था चालकाने ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणावर बिल्डिंगी बांधलेल्या आहेत आणि ह्या बिल्डिंगी बांधून कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही. परंतु ग्रामपंचायतने 8 नंबर केल्या असून ग्रामसभेचे ठराव दिले आणि परस्पर देवाणघेवाण करून पूर्ण भूखंड संस्था चालकाला दिलेले आहेत. तशीच महाजन योजनेअंतर्गत 44 लाखाचा भ्रष्टाचार झाला. 2009 पासून तर अद्याप पावेपर्यंत गावामध्ये कोणत्याही प्रकारचे पाण्याचा थेंबही मिळत नाही. जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. जय भीम.